गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उसकी आर्थिक स्थिति को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि वैदिक सभ्यता को हम दो कालखंडों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल। यदि हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि आरंभिक आर्यों का जीवन अर्ध यायावरी था तथा पशुपालन मुख्य पेशे के रूप में विद्यमान था। सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय व गौ थी। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख कुल 176 बार मिलता है। वहीं ऋग्वेद में गाय कई शब्दावली गाय से ही उत्पन्न मानी जाती है, जैसे धनी व्यक्ति के लिए गौमत, युद्ध के लिए गविशु, समय के माप के लिए गोधूली व दूरी के माप के लिए गव्युतु शब्द का उल्लेख मिलता है। इस काल में गाय को अधनाय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वध ना करना। किंतु ऋग्वेद में एक शब्द गोधन्या भी आता है, जिसका अर्थ गाय का वध है। संभवतः ऋग्वैदिक काल में अतिथियों को विशेष अवसरों पर भोजन में गाय मांस या गौ मांस दिया जाता था। इस समय गाय की महत्ता इतनी अधिक थी कि देवताओं को भी गाय से ही उत्पन्न माना जाता था। गाय के पश्चात दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पशु ऋग्वैदिक काल में था वह घोड़ा था। घोड़े का उपयोग मुख्यतः युद्ध में रक्त हाँकने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हमें इस काल में कई प्रकार के पशुओं को पालतू बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है, जैसे बकरी, ऊंट, गधा व सुरक्षा की दृष्टि के लिए सुरक्षा हेतु कुत्ता। यद्यपि प्रारंभिक आर्य का मुख्य पेशा पशुपालन था, किंतु ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में कृषि कर्म को भी अपनाया जाने लगा। ऋग्वेद में कृषि शब्द का कुल 33 बार उल्लेख मिला है। वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें कृषि कार्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। 7वें मंडल में इस बात हमें यह भी जानकारी मिलती है कि विष्णु ने भूमि को उपजाऊ बनाया तथा भूमि को बांट दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस समय भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा थी, बल्कि इस समय ग्राम व जन के सभी लोगों का भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था। केवल जन व ग्राम का प्रधान भूमि की देखभाल करता था व संरक्षण करता था। इसके बदले में उसे उपज का कुछ भाग बलि के रूप में प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल में हमें अनाज के रूप में केवल एक शब्द यव का उल्लेख मिलता है, जो जौ है। किंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए सम्मिलित रूप से यव का ही उल्लेख व शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल में कृषि संबंधित कई शब्द मिले हैं, जैसे जुता हुआ खेत, क्षेत्र, उर्वरक भूमि, उर्वरा, सिंचाई के साधन, कुल्या, खाद के लिए करिशु व हल के लिए लांगल शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में हल का जो फाल निर्मित होता था वह मुख्यतः हड्डी व कांसे के धातु से निर्मित थी। इसका अर्थ यह है कि इस काल में भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती थी, जिससे उत्पादन में विशेष वृद्धि नहीं हो पाई थी। ऋग्वैदिक कालीन यदि हम वाणिज्य व व्यापार को देखते हैं तो हमें
यह ज्ञात होता है कि इस समय सीमित मात्रा में वाणिज्य व व्यापार कायम था। ऋग्वेद से हमें एक पनी नामक व्यापारिक वर्ग का भी उल्लेख मिलता है। पनी का उपयोग कटु वचन बोलने वाला, स्वार्थी व लालची व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आरंभ में पनी को गाय चुराने वाला भी कहा जाता था। ऋग्वेद में हमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कुम्भकारी। इस काल में लाल मृदभांडों का निर्माण किया जाता था। वहीं तक्षण अर्थात बढ़ई शब्द से यह ज्ञात होता है कि इस समय काष्ठ उद्योग विकसित अवस्था में था। वहीं ऋग्वेद से हमें कई प्रकार के धातुओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कांसा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। इससे यह पता चलता है कि इस काल में धातु प्रगलन उद्योग विकसित अवस्था में थी। ऋग्वैदिक काल में वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर की जाती थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस समय सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। वे निष्क व शतमान को स्वर्ण सिक्के के रूप में दिखाते हैं, किंतु निष्क व शतमान नियमित सिक्के न होकर स्वर्ण आभूषण थे। अब हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें कई आर्थिक परिवर्तन होना प्रारंभ कर गए। इस काल में आर्य ऊपरी गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में बस गए। जैसे कि हमें पता है कि यह क्षेत्र काफी जंगली था, किंतु 1000 ईस्वी पूर्व में लौह प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप लोहे के कुल्हाड़ी व लोहे के फाल के द्वारा जंगली भूमि को काटकर कृषि क्षेत्र के रूप में आबाद किया जाने लगा तथा व्यापक भूक्षेत्र में कृषि की जाने लगी। काठक संहिता से यह उल्लेख मिलता है कि 24-24 पहले द्वारा खींचे जाने वाले हल से खेती की जाती थी, जिसका सांकेतिक अर्थ यह है कि इस काल में भूमि की गहरी जुताई व बड़े पैमाने पर भूखंडों पर खेती की जाती थी। 800 ईस्वी पूर्व में हमें अंतरजी खेड़ा से लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कृषि उपकरण के अंतर्गत लोहे का फाल व लोहे का हसिया भी मिला है। अथर्ववेद में लोहे के लिए कृष्ण अयस्क शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का संपर्क स्थानीय लोगों अर्थात अनार्यों से बढ़ा। चूंकि हम जानते हैं कि भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व उत्तर हड़प्पाई लोग उन्नत कृषि व्यवस्था या उन्नत कृषि कर्म से प्रचलित थे, अतः अनार्यों से संपर्क के फलस्वरूप आर्यों को विभिन्न प्रकार के फसलों की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न प्रकार के फसलों का उल्लेख मिलता है, जैसे चावल के लिए व्रीहि शब्द, गेहूं के लिए गोधूली, जौ के लिए यव। इसके अतिरिक्त हमें विभिन्न प्रकार के तेलहन व दलहन फसलों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में यदि हम कृषि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्गों की सहभागिता को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि वैश्य व शूद्र वर्ग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में
कृषि कार्य किया करते थे वह उत्पादन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी थे। वहीं ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग जो किसी भी प्रकार के कृषि उपज में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं थे, किंतु उपभोग संस्कृति के फलस्वरूप उपज का एक बहुत बड़े भाग में अपना दावा करते थे। अतः उत्तर वैदिक काल से ही हमें आर्थिक आधार पर वर्गों का विभाजन आरंभ होने को देखने के लिए मिलता है। यदि हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इस काल में हमें यह देखने को मिलता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था। वह कृषि अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से पशुचारण या पशु अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि इस काल में पशु संरक्षण पर भी बल दिया जाने लगा था। जैसा कि हमें पता है कि उत्तर वैदिक काल में तप के स्थान पर यज्ञ का विशेष महत्व दिया जाने लगा था तथा यज्ञों में बलि दी जाती थी, जो हरवी यथात अनाज के रूप में व पशु बलि के रूप में दी जाती थी। अतः इस काल में पशु संरक्षण पर बल दिया जाने लगा। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में गैर ब्राह्मण धर्मों द्वारा, जिनमें जैन धर्म व बौद्ध धर्म प्रमुख थे, वहीं ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत भागवत धर्म द्वारा पशु हत्या व पशु बलि का विरोध किया जाने लगा। यदि हम उत्तर वैदिक कालीन वाणिज्य व व्यापार को देखते हैं तो इस काल में पहले की तुलना में ज़्यादा वाणिज्य व व्यापार की विकसित अवस्था दिखाई पड़ती है। इस काल में विभिन्न शिल्पी जैसे बढ़ई, स्वर्णकार, कुम्हार, वस्त्र निर्माण आदि व्यवसाय प्रचलित अवस्था में थे। इस समय बुनाई का कार्य मुख्यतः स्त्रियां करती थीं। उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न स्थलों से हमें ढोकनी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस काल में धातु प्रगलन उद्योग विकसित अवस्था में। वहीं कुम्भकारों द्वारा इस काल में विभिन्न प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे, जो काले लाल व लाल मृदभांड व चित्तभूषण मृदभांड थे। यदि हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत विनिमय के साधन को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इस समय भी नियमित सिक्के का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार यदि हम संपूर्ण वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो हमें क्रमिक विकास देखने को मिलता है। अर्थात पशुचारण अर्थव्यवस्था से सीमित रूप से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक विकास देखने को मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी ने कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक बल दिया तथा एक प्रकार से उत्पादन अधिशेष की अवस्था को निर्मित कर दिया। यही कारण है कि हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात उत्पादन अधिशेष के आधार पर द्वितीय नगरीकरण की अर्थव्यवस्था को भी जोड़कर देखते हैं।